वर्ल्ड वॉर II के दौरान हिटलर को रोकना इतना मुश्किल क्यों था? क्या उसके पास कोई ऐसा हथियार था जिसका किसी के पास कोई काट नहीं था, या फिर उसके पास क्या था ऐसा कि दुनिया का कोई भी देश उसे रोक नहीं पाया? वैसे तो इसका जवाब यह है कि हिटलर के पास एक बड़ी सेना भी थी, लेकिन सबसे जो बड़ी अहम भूमिका थी उस पूरे वर्ल्ड वॉर II के दौरान वो ये थी कि हिटलर के पास उस जमाने के सबसे उन्नत टैंक थे जिसका कोई काट नहीं था। दरअसल उन तोपों का नाम था पैंजर्स, जिन्हें रोकना किसी के भी बस की बात नहीं थी। पर जरा सोचिए आप कि अगर उस जमाने में इन तोपों का अगर काट होता तो वर्ल्ड वॉर II के दौरान जो हिटलर ने तबाही मचाई उससे बहुत हद तक रोका जा सकता था। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आज के इस एपिसोड में हम हिटलर की बात क्यों कर रहे हैं, हिटलर की तोपों की बात क्यों कर रहे हैं। आज के हम एपिसोड में बात करने वाले हैं तोपों को रोकने वाली, या ये कह लें कि तोपों को मिनटों में धराशायी करने वाली एक एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल के बारे में, जो कि पलक झपकते किसी भी तोप को बर्बाद कर सकती है। आज आत्मनिर्भर भारत के इस सीरीज में बात होगी नाग मिसाइल के बारे में, जो कि तोपों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हां, तोप इसके सामने मिनट भर भी नहीं टिक सकते। अगर इसे छोड़ दिया गया तो बस ये उनका काम तुरंत तमाम कर देती है। इस मिसाइल को कहते हैं दागो और भूल जाओ। वो इसलिए क्योंकि अगर एक बार आपने इसे फायर कर दिया तो आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है कि टारगेट तबाह हुआ या नहीं हुआ। यह बिल्कुल 99.9% सटीकता के साथ अपने टारगेट पर अटैक करती है और उसे खत्म कर देती है। दरअसल 1980 के दशक में जब IGDMP प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो उस दौरान नाग मिसाइल भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। हालांकि उस प्रोजेक्ट में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश जैसे मिसाइलों को बनाया जा रहा था, लेकिन उसी का हिस्सा था नाग। यानी कि जो मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं हम, वो तकरीबन 30 साल पुराना वो प्रोजेक्ट है जो अब लगातार कामयाब हो रहा है। और इसकी कामयाबी के पीछे वजह भी है, DRDO लगातार इस पर काम भी कर रहा है। बात 1980 की है जब मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में इस पर काम शुरू हुआ। ये उन मिसाइल्स में से है जिन्हें एक बार दाग दिया तो काम तमाम। इसके लिए आपको दुश्मन के सामने होना जरूरी नहीं है। इस खूबी को फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। नाग मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट का पता लगाती है और उसे खत्म कर देती है। नाग मिसाइल को राजस्थान के रेतीले इलाके में बड़े पैमाने पर टेस्ट किया गया है, खासकर पाकिस्तान को ध्यान में रखकर। दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल अपने दुश्मनों को डसने को हमेशा तैयार रहती है। अमेरिका और इजराइल के बाद भारत की ये नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। 1990 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ, लेकिन उसके बाद इसके डेवलपमेंट पर लगातार काम होता रहा। यानी कि अब तक कई सारे टेस्ट हो चुके हैं, कई सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, और अब जो नाग मिसाइल तैयार है वो 3rd जनरेशन की सबसे खतरनाक नाग मिसाइल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की, कि कौन कौन सी वेरिएंट्स आज की डेट में हैं और मौजूदा वक्त में जिन पर काम हो रहा है। बात आज उसी की। सबसे पहला वेरिएंट है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि एक लैंड वेरिएंट है और इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। इसी मिसाइल को हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किया गया और नाम दिया गया हेलिना मिसाइल। हेली मतलब हेलीकॉप्टर और नाम मतलब नाग। इसके एक और वेरिएंट पर काम चल रहा है जिसे आसानी से कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है। नाम है नाग MP ATGM, यानी कि नाग मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यानी इसे किसी भी व्यक्ति के कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। इसका जो अगला वेरिएंट है उसमें एक्टिव रडार होमिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके सबसे अगले हिस्से में एक रडार लगा होगा और ये रडार इस मिसाइल को गाइडेंस देगा, यानी कि भले ही टारगेट आपका भाग रहा हो या चलता फिरता हो, ये उसको भी ढूंढकर खत्म कर देगी, जिसके कारण इस मिसाइल को सीकर और IIR सीकर से मिलने वाली रेंज से ज्यादा रेंज मिलेगी। यानी कि जैसे ही अब इसको अपग्रेड किया जाएगा इसकी रेंज और बढ़ जाएगी। और कहा जा रहा है कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो 15 से 20 किलोमीटर तक होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर 1980 के दशक में ATGM मिसाइल काम कैसे करती थी। लेकिन अब आपको थोड़ी जानकारी ये भी देते हैं कि आखिर 1980 के दशक में ये जो मिसाइलें थी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, वो काम कैसे करती थी। पहले इनको मैनुअली कमांड दिया जाता था, यानी कि जब आप इनको फायर करते थे तो ये अपने टारगेट को जाके हिट करे, इसके लिए आपको इनको मैनुअली कमांड देना पड़ता था। यानी एक ऑपरेटर हमेशा होता था जो इन मिसाइलों की दिशा को निर्देशित करता था, और वो इस बात का खासा ध्यान रखता था कि जब ये मिसाइलें हिट करें तो बिल्कुल सटीकता के साथ हिट करें। ऐसे में उस ऑपरेटर की भूमिका बड़ी अहम होती थी। लेकिन जैसे जैसे ये अपग्रेड होती गई, अब इनको किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपने निशाना लगाया
और बटन दबा दिया और भूल जाइए कि अब ये कहां जा रही है। ये बिल्कुल सटीकता के साथ अपने टारगेट को अब हिट कर सकती है। नाग की हेलिना को डीआरडीओ के LCH, रुद्र और ध्रुव से लॉन्च किया जाता है और ये खास इन्हीं के लिए डिजाइन की गई है, जबकि इसके लैंड वर्जन को नामिका से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल नामिका एक तरह के टैंक की तरह दिखने वाला कैरियर है जिसे आसानी से नाग मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को 22 अक्टूबर 2020 को 6:45 पर पोखरण रेंज से लॉन्च किया गया। इस दौरान मिसाइल के आगे एक वॉरहेड लगाया गया और एक टैंक को टारगेट किया गया जो कि एक निर्देशित जगह पर रखा हुआ था और इसे खासकर इस नामिका से लॉन्च किया गया। जब इसे लॉन्च किया गया तो इसने बड़ी ही सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेद दिया। नाग मिसाइल को कुछ इस तरह डीआरडीओ ने विकसित किया है कि इसे किसी भी दिन, यानी कि दिन हो या रात, किसी भी मौसम में आप आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। अब अगर बात हम इसके कैरियर की करते हैं यानी नामिका की, तो ये BMP-2 पर बेस्ड एक सिस्टम है जो कि उसकी तरह ही दिखता है और इससे नामिका मिसाइल्स को आसानी से फायर किया जा सकता है। इसको बना रही है डिफेंस PSU भारत डायनामिक्स लिमिटेड और उसे मेदक के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में जो आर्मी है वो सेकेंड जनरेशन के मिलन 2T और कोनूर ATGM का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब आर्मी चाहती है कि अब थर्ड जनरेशन के जो मिसाइल्स हैं उनको शामिल किया जाए ताकि और ज्यादा सेना मजबूत हो पाए। आपको ये बता दें कि जो नामिका है उस पर एक साथ 8 नाग मिसाइलों को हम रख सकते हैं, यानी कि 8 नाग मिसाइलों की जगह होती है इसमें, लेकिन हम एक साथ सिर्फ 4 को फायर कर सकते हैं। 4 हमारे पास रिजर्व में होंगी, लेकिन हम लगातार ताबड़तोड़ 4 फायर करेंगे और 4 के बाद फिर अगले शॉट में हम और 4 फायर कर सकते हैं, यानी कि नामिका एक साथ 8 मिसाइलों को फायर कर सकती है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, आखिर इसकी बनावट कैसी है, ढांचा कैसा है और क्या कुछ है इसकी खासियत। इसकी लंबाई 1.9 मीटर है, डायमीटर जो है 190 मिलीमीटर है, जो विंग स्पैन है वो 400 मिलीमीटर का है और वजन 42 किलो का, जबकि इसमें जो वॉरहेड लगेगा वो 8 किलो का वॉरहेड होगा। इसके लैंड वर्जन का जो ऑपरेशनल रेंज है वो 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है, जबकि एयर वर्जन का जो रेंज है वो 7 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 828 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें एक्टिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और IIR सीकर लगा है। इसके अलावा इसमें एक्टिव रडार होमिंग सीकर भी लगा है। इसमें लॉक ऑन बिफोर अटैक मोड भी शामिल है और इसकी सिंगल शॉट बिट प्रोबेबिलिटी 0.9% है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने साल 2018 में 300 नाग मिसाइल्स और 25 नामिका के अधिग्रहण का रास्ता साफ कर दिया था और भविष्य में सेना करीब 8000 नाग मिसाइल का ऑर्डर दे सकती है और साल 2040 तक सेना को 68,000 एंटी टैंक मिसाइल की जरूरत पड़ सकती है। वैसे अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नाग मिसाइल इतनी जरूरी क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि आज तक हम जितनी भी मिसाइलों का इस्तेमाल करते थे, खासकर छोटी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का, हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत खुद इन्हें बना रहा है। जो कार्यक्रम 30 साल पहले शुरू हुआ, डीआरडीओ उसको अब अंजाम तक लेकर जा रहा है, इसको और अपग्रेड कर रहा है ताकि जो मिसाइल हम इजराइल से, अमेरिका से खरीदते थे वो हमें खरीदना ना पड़े। अगर हम बात करते हैं इसके आक्रामकता की, तो आपको बता दें कि थर्ड जनरेशन की जेवलिन या फिर इजराइल की स्पाइक नाग मिसाइल की श्रेणी में ही है, यानी कि जो हमारी नाग है वो अमेरिका की जेवलिन और इजराइल की स्पाइक के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर हम सीमाई इलाकों में बात करें तो हम स्पाइक की तैनाती, खबरें आपने सुनी होंगी, स्पाइक मिसाइल्स को तैनात किया गया, लेकिन आपको बता दें कि नाग मिसाइल जैसे ही और ज्यादा अच्छी, यानी कि और ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी, तो स्पाइक की जगह पर स्वदेशी नाग मिसाइल सीमाओं पर तैनात होंगी जो दुश्मनों पर हर वक्त नजर रखेंगी। इसके अलावा पलक झपकते ही दुश्मन के किसी नापाक मंसूबों को तबाह कर देंगी।